हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री में जो केमिकल काइनेटिक्स है वो काइनेटिक्स की और एक लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? पिछले दिन हम फैक्टर पढ़े थे। तो आज जो होने वाला है वो जो कंसेंट्रेशन थी वो कंसेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे अपने प्रभाव डालते हैं हम वो पढ़ेंगे। आज हम फैक्टर ऑफ कंसेंट्रेशन को पढ़ेंगे। मतलब जो कंसेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन या आरओआर में कैसे अपना इफेक्ट देते हैं उसको अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको वो फैक्टर वाला वीडियो का एकदम जो अंत वाला पोर्शन था उसको एक बार देखना है। उसको आप देखिए। अब देखो, ये जो कंसेंट्रेशन की इफेक्ट है इसको अगर आप कैलकुलेट करने के लिए बोलोगे ये थ्योरेटिकल मेथड से कभी नहीं आएगा। ये थ्योरेटिकल मेथड, हाइपोथेटिकल कोई सा भी जो मेथड है वो मेथड से आप कंसेंट्रेशन की इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन में कभी भी निकाल नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा? आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड के ऊपर भरोसा रखना होगा। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड के ऊपर आप भरोसा रखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो आप बोलोगे कि हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड के ऊपर भरोसा रखना होगा जो कि नेचर में कॉम्प्लेक्स भी होगा, हमें कैलकुलेट करने में आसानी नहीं होगा। तो हम ये कॉम्प्लेक्स नेचर में एक्सपेरिमेंटल मेथड में कंसेंट्रेशन की इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे। आप बोलोगे नहीं सर, आप तो हमें कॉम्प्लेक्स में पढ़ा ही नहीं सकते, तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम गुल्डबर्ग वागे इक्वेशन से पढ़ेंगे। ये थियोरेटिकल इक्वेशन है, हम इससे भी नहीं पढ़ेंगे। ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये थियोरेटिकल इक्वेशन है। ये कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन है। मतलब जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते हो उससे पढ़ोगे। मैं तो आपको ये बोल ही रहा हूं ये थ्योरेटिकल है। कोई सा भी थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन आप उठाओ, कोई सा भी थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन, वो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन से आप कभी भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते। किसका? कंसंट्रेशन की इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे होते हैं उसका एकदम 100% जो पक्का होता है, जो एकदम 100% एक्यूरेट रिजल्ट आएगा वो आप थ्योरी से निकाल नहीं सकते। तो गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यह बात पहले से ही एकदम इत्तला करना चाहता हूं कि आपको पढ़ना क्या है। आपको पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, ये हमें पता होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स इन नेचर होने के लिए आपके पास सबसे पहले एक थ्योरेटिकल इक्वेशन आएगा। जो थ्योरेटिकल इक्वेशन आएगा उसका नाम है गुल्डबर्ग इक्वेशन, उसका नाम है गुल्डबर्ग एंड वागे का इक्वेशन। वो अलादीन का चिराग गुल्डबर्ग एंड वागे ये दोनों भाई साहब ने हमारे सामने थियोरेटिकल वे से रखने की कोशिश की थी। मगर ये थियोरेटिकल इक्वेशन जो 95% केस था उधर सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर एक इक्वेशन 95% केस में प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो थियोरेटिकल इक्वेशन क्या आप पढ़ोगे? आप बोलोगे नहीं सर, नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई इक्वेशन जो कि थियोरेटिकल इक्वेशन है वो थियोरेटिकल इक्वेशन से हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन पता करना होगा, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का जो एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन अगर थियोरेटिकल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा 95% केस में, मेजॉरिटी ऑफ द केस में, तो वो थियोरेटिकल इक्वेशन हम इनवैलिड करवा देंगे। मतलब वो थियोरेटिकल इक्वेशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बोलोगे गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन क्या है? ये कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है बाय लॉ ऑफ मास एक्शन से है यूजिंग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के आगे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उधर जितना भी रिएक्टेंट से आप रिएक्शन करवा रहे हो वो रिएक्टेंट की जो नंबर है, वो रिएक्टेंट कितने रिएक्टेंट को लेके आप रिएक्शन में आए हो वो रिएक्टेंट की नंबर, उसे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट साइंस के भाषा में बोला जाता है। वो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में तब्दील होते हैं, उसी को आप बोलते हो लॉ ऑफ मास एक्शन। तो वो
लॉ ऑफ मास एक्शन कैसा है? आप बोलोगे सर थियोरेटिकल है, तो वो थियोरेटिकल लॉ ऑफ मास एक्शन को ही केमिकल काइनेटिक्स में गुल्डबर्ग-वागे इक्वेशन कहा जाता है। ये गुल्डबर्ग-वागे इक्वेशन से हम निकालना क्या चाहते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन है। इसी को ही हम इससे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कंसंट्रेशन की क्या इफेक्ट है, इसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यही रेट लॉ एक्सप्रेशन हम अगर गुल्डबर्ग एंड वागे की इक्वेशन से लिखे तो कैसा होगा? मैं बोलूंगा देखो भाई साहब, लेट अस एज्यूम 2a प्लस b इक्वल्स टू प्रोडक्ट, दैट्स ए केमिकल रिएक्शन। दैट मींस 2a और b ये दोनों रिएक्शन में आए हैं और प्रोडक्ट उत्पन्न कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर a की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2, b की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? a के कंसंट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? b के कंसंट्रेशन के ऊपर। कैसे? A के आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, ये पावर में जाएगा। B के आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, ये पावर में जाएगा। यही तो थ्योरेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन थ्योरेटिकली होना चाहिए था। आप बोलोगे सर हाँ होना चाहिए था। गुल्डबर्ग वागे इक्वेशन थ्योरेटिकली यही तो होना चाहिए था। आप बोलोगे हाँ सर यही होना चाहिए था, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। ये जो आपने लिखा है या हमने लिखा है ये थ्योरेटिकली है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल डाटा को सेटिस्फाई नहीं करते और वो 95% केस में फेल हो जाते हैं। मतलब जो 95% केस है वहां अगर आप गुल्डबर्ग और वागे इक्वेशन को लगाओगे तो कैलकुलेट करने जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट लॉ एक्सप्रेशन को, तो वो रेट लॉ एक्सप्रेशन तो आएगा, लेकिन वो रेट लॉ एक्सप्रेशन कभी भी और मैक्सिमम 95% केस में प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, उससे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल इक्वेशन है, प्रैक्टिकली उसका ज्यादा इस्तेमाल आप कर नहीं सकते। लेकिन आप बोलोगे सर अगर आपने पहले ही स्लाइड में गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन लिखा है तो कहीं पर तो इस्तेमाल होगा। हाँ, जहां मल्टी स्टेपिक रिएक्शन होते हैं वहां जो स्लो स्टेप होते हैं, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये गुल्डबर्ग और वागे इक्वेशन के द्वारा रेट लॉ एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो। H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl, उधर इससे आप निकाल सकते हो। मैं बाद में एकदम लास्ट में ये लिख दूंगा, लेकिन ये बहुत बहुत कम यूज होते हैं, बहुत इसका जो इस्तेमाल बहुत रेयर होते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे आप काम कर सकते हो। कहां पर काम कर सकते हो? आप बोलोगे जो मल्टी स्टेपिक रिएक्शन है, वो मल्टी स्टेपिक रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप होते हैं। वहां जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको आप आरडीएस बोलते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हो। वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर आपको उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोलेगा तो आप गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन को लगाओ, ये स्पॉन्टेनियसली काम करेगा, एकदम काम करेगा। और H2 प्लस Cl2 2HCl उधर लगाओ, ये वहां पर भी काम करेगा। मतलब जो सिंपल रिएक्शन होते हैं वो सिंपल रिएक्शन में भी आपका गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन काम पे आएगा। लेकिन ज्यादातर ये जो गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन है इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपने ये जान लिया है कि थ्योरेटिकल इक्वेशन से काम नहीं बनेगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कुछ ऐसा बताओ जिससे काम बनेगा। क्या बताए भाई साहब? क्या बताए? 2a प्लस b, इससे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। अगर आप गुल्डबर्ग और वागे इक्वेशन लगाओगे तो रेट क्या होगा? ROR, रेट के a का स्क्वायर b1। ये गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन है। ये क्या है? ये एक बार लिख लो, ये गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन है। अगर ये गुल्डबर्ग और वागे इक्वेशन है तो ये थियोरेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन है, थियोरेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन है। मतलब आप अगर थियोरेटिकली रेट लॉ को कैलकुलेट करना चाहोगे तो स्वागत है आपको, आप गुल्डबर्ग से करो। लेकिन ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई सा भी काम है? आप बोलोगे नहीं सर नहीं है, आप थियोरेटिकली निकाल नहीं सकते। मतलब मैं जो कहने वाला हूं
बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत 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 ध्यान से सुनना। ए का कंसेंट्रेशन डबल करोगे तो रेट क्या होगा ये आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर किसी भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन उसको डबल करो, उसको हाफ करो, उसको 4 टाइम इंक्रीमेंट करो, 8 टाइम डिक्रीमेंट करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, रेट ऑफ रिएक्शन में वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की जो परिवर्तन है वो कैसे इफेक्ट डालेगा ये हमको भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, हमें कैसे पता चलेगा, हम बोल कैसे सकते हैं कि ए की कंसेंट्रेशन इतनी हुई तो रेट ये हो जाएगा। अलादीन का चिराग हमारे पास नहीं है, ये कोई मैजिक तो नहीं है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की बढ़ोतरी करो, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की घटती करो तो रेट में वो कैसे इफेक्ट डालेगा हमें नहीं पता। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये कैसे इफेक्ट डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ये हमें पता नहीं चलता है। तो ये आपको पता करने के लिए कौन सी एक मात्र माध्यम क्या है, आप बोलोगे सर एक्सपेरिमेंट। आपको क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा। आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये प्रैक्टिकल डाटा के ऊपर बेस है। तो ए की कंसेंट्रेशन रेट किससे संबंधित है, बी की कंसेंट्रेशन रेट किससे संबंधित है, आप बोलोगे एक्सपेरिमेंटल डाटा से। तो थ्योरी का कोई काम ही नहीं है, तो थ्योरी का कोई काम ही नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर मान लो ए की कंसेंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहे हैं तो आप बोलोगे R इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। मान लो मेरे खातिर मान लो कि A की कंसेंट्रेशन, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, मान लो कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, मतलब आपको दिया गया है कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करो तो देखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ये भी डबल हो रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ए टू द पावर 1 क्यू, ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है। तो कौन सी पावर में बढ़ोतरी हुई, एक की पावर में। कौन सी पावर में, एक की पावर में। ए भी डबल हुआ, आर भी डबल हुआ, ये जितना बढ़ रहा है ये भी उतना, मतलब इसका जो परिवर्तन हो रहा है इसका भी सेम टू सेम परिवर्तन हो रहा है। तो कौन सी घात में होगा, एक की घात में। कौन सी घात में, एक की घात में। सही है भाई साहब। बी की कंसेंट्रेशन को डबल करो तो दिखाई दिया हमको कि रेट 4 टाइम इंक्रीमेंट हुआ, रेट 4 टाइम इंक्रीमेंट हुआ। आप बोलोगे कहां से दिखाई दिया आपको, मैं बोलूंगा सर ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, मुझे दोष मत दो। तो आप बोलोगे रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ बी का पावर स्क्वायर, बोल तो सकते हो। तो ये कहां से आया, इधर से। ये कहां से आया, इधर से। मतलब ये रेट के ऊपर कंसेंट्रेशन ऑफ ए, इसका क्या इफेक्ट है, एक्सपेरिमेंट से आया। रेट के ऊपर कंसेंट्रेशन ऑफ बी, इसका क्या इफेक्ट है, कहां से आया, एक्सपेरिमेंटल डाटा से आया। तो ये पूरा का पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा ना तो कोई थियोरेटिकल एक्सप्रेशन से सुलझ सकती है ना हम सुलझेंगे। हम ये एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर बेस करके यहां जो भी आएगा सभी एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर बेस होगा। मैं ये बोलना चाह रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोलना चाह रहा था। तो ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन की जो हवाला है हमारे सामने, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस है, एक बार लिख लो कहीं पर कि रेट लॉ एक्सप्रेशन ये थ्योरेटिकल कतई नहीं है। रेट लॉ एक्सप्रेशन दैट्स कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल, दैट्स कंप्लीटली प्रैक्टिकल इन नेचर, कंप्लीटली प्रैक्टिकल। एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल, ये थ्योरेटिकल है ही नहीं, ये थ्योरेटिकल है ही नहीं। थ्योरेटिकल कौन सा है, थ्योरेटिकल जब भी बोलोगे आपके सामने कौन सी इक्वेशन आएगा, आप बोलोगे सर अब पता चल चुका है, गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन आता है। गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन किसके ऊपर बेस करके आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। किसके ऊपर, लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर आधारित, लॉ एंड मास एक्शन के ऊपर आधारित गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन जो कि थ्योरेटिकल इन नेचर है वो सही नहीं है, वो 95% केस में फेल हो जाता है। तो हम एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर भरोसा रखेंगे, प्रैक्टिकल डाटा के ऊपर भरोसा रखेंगे। एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल डाटा से रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा, कैसे आएगा हमने आपको बता दिया है। अब देखो
खेल होगा। क्या होगा? खेल होगा। 2a प्लस बी टू प्रोडक्ट आर इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर x b की पावर y। आप बोलोगे हाँ, यहां पर हमें असली चीज पता चलेगा कि यहां पर 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, हाफ होगा, 3/2 होगा, -½ होगा, हमें नहीं पता। तो x और y ये दोनों क्या है? ये दोनों एक्सपेरिमेंटल है। x और y ये दोनों क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। तो r इक्वल्स टू क्या आएगा? k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y। ये है एक्चुअल की एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब जो भी खेल होगा इसके बाद में वो ये इक्वेशन से होगा। तो R क्या है? R है रेट ऑफ रिएक्शन, K क्या है? रेट कांस्टेंट। क्या है रेट? K क्या है? रेट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट जो भी बोलो, वेलोसिटी कांस्टेंट भी है ये, या इसको आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ये भी बोल सकते हो। ज्यादातर हम रेट कांस्टेंट से ही काम चलाएंगे, लेकिन ये भी आईआईटी में आ जाता है कभी कभी, ये सब नाम आ जाता है कभी कभी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। एक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये दोनों एक्सपेरिमेंटल है, ये दोनों एक्सपेरिमेंटल डाटा है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल डाटा है। एक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी बोल सकते हैं। और n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये क्या है? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है ये? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब आपके पास दोनों रिएक्टेंट है, ए की जो कंसेंट्रेशन है उससे रेट की संबंध क्या है? एक्स। बी की जो कंसेंट्रेशन है उससे रेट की संबंध क्या है? वाई। हुआ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो अगर आपको कोई बोले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या है? आप बोलोगे कोई भी संकोच मन में मत रखो, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। एन क्या है? एन है ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटल है। जी बिल्कुल है। इसका जो वैल्यू ये पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। जो एन है ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन कहीं पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू ये दे सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है। इसको छापो, इसको बहुत प्यार से छापो। अगर छापना हो गया पॉज करके छाप लेना। अगर छापना हो गया तो आपको ऑर्डर के बारे में पता चल चुका है। अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या ही करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। आर ओ आर क्या है? आप बोलोगे सर आर ओ आर इक्वल्स टू रेट आर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये हमें पता चल चुका है। तो के इक्वल्स टू क्या है? के इक्वल्स टू है रेट ऑफ रिएक्शन बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। बोल सकते हो? बोल सकते हो? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम इधर से क्या निकालेंगे? के क्या है? के क्या है? आप बोलोगे सर के रेट कांस्टेंट है। क्या है के? रेट कांस्टेंट है। तो इसका यूनिटी में डेफिनेशन क्या आएगा? आप बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई इक्वल्स टू 1 इफ देन के इक्वल्स टू आर ओवर। चलो हो गया डेफिनेशन। आपको ये पता है, भली भांति पता है। सुनना, जो फ्रैक्शन होते हैं उसके ऊपर में आते हैं न्यूमरेटर, नीचे आते हैं डिनोमिनेटर। आप बोलोगे जी बिल्कुल हाँ।
जो फ्रैक्शन होते हैं उसके ऊपर आते हैं न्यूमरेटर, नीचे आते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को यूनिटी पकड़ो, न्यूमरेटर ही डेफिनेशन है। डिनोमिनेटर को यूनिटी पकड़ो, न्यूमरेटर ही डेफिनेशन है। तो हम क्या बोलेंगे, ये a टू द पावर x और b टू द पावर y, कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y, ये अगर 1 हो जाए तो k क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर जो रिएक्टेंट से आप काम कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी पकड़ो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वही रेट कांस्टेंट है। आप जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हो वो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट से काम कर रहे हो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी पकड़ो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वही रेट कांस्टेंट कहलाएगा। हो गया यूनिटी में डेफिनेशन। ऐसे खेलो मेरे जान, ऐसे खेलो। हो गया डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन होने के बाद फिजिक्स में हमें पता है कि भाई साहब डेफिनेशन तो आपने कर दी, अब यूनिट निकालो। अब यूनिट निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। के क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। इधर क्या आएगा, कंसंट्रेशन, क्या आएगा, कंसंट्रेशन टू द पावर एक्स प्लस वाई, कंसंट्रेशन टू द पावर एक्स प्लस वाई, दोनों का ही कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन टू द पावर एक्स प्लस वाई। कंसंट्रेशन किस में आते हैं, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स पकड़ो, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स लिखो, सेकंड इनवर्स नहीं लिखना, टाइम इनवर्स लिखो क्योंकि बाद में इसे हम चेंज कर देंगे। कंसंट्रेशन को क्या लिखोगे, मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन को क्या लिखोगे, मोल पर लीटर, टाइम इनवर्स आ जाएगा। इधर क्या करोगे, कंसंट्रेशन फिर से मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टू द पावर एक्स प्लस वाई, टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब हमें यह भी पता है कि मोल पर लीटर ऊपर भी आ रहा है, टू द पावर में 1 है, टाइम के ऊपर -1 है, डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। अब देखो खेल, x प्लस वाई क्या है, आप बोलोगे टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इक्वल्स टू x प्लस वाई, हमने लिखा था। x a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है, y b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है, x a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है, y b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है, x प्लस y ओवरऑल ऑर्डर है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, पूरा रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर है, तो उससे हम n से लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इससे देखो k इक्वल्स टू मोल पर लीटर, ऊपर है 1 नीचे है n, 1 माइनस n, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। ये क्या है, ये k की यूनिट है, ये क्या है, ये है यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k। इसको छापो, इसको छापो। रेट कांस्टेंट की जो केस है, रेट कांस्टेंट से ये भी आता है, इसको छापो। अगर छापना हो गया, अगर छापना हो गया तो क्या ही करोगे, मिटा दो। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, इसको एक साइड में लिखो, एक कलम में, दूसरे कलम में लिखो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट। मतलब ऑर्डर और वही ऑर्डर की रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो अगर n इक्वल्स टू 0 होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन नंबर 1 क्या होगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स, तो क्या होगा, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स में आप सेकंड इनवर्स भी लगा सकते हो, मिनट इनवर्स भी लगा सकते हो, आवर इनवर्स भी लगा सकते हो, डे इनवर्स भी लगा सकते हो, मंथ इनवर्स भी लगा सकते हो, ईयर इनवर्स भी लगा सकते हो, कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, मुझे कुछ परवाह नहीं। ये टाइम में अगर आप सेकंड लगाओ, मिनट लगाओ, घंटा लगाओ, इधर आप डे लगाओ, इधर आप मंथ लगाओ, इधर आप ईयर लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये टाइम इनवर्स है। ओके, तो जीरो ऑर्डर में के का यूनिट क्या है, ये है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट क्या है, ये है। कैसे पता चला, आपने, आपके पास यूनिट ऑफ के की एक एक्चुअल पुख्ता फॉर्मूला है,
उधर आपने एन का वैल्यू सेट कर दिया और के का यूनिट भी आ गया। अब देखो दूसरे में एन का वैल्यू 1, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें सिर्फ ये दोनों पढ़ना है क्योंकि ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कुछ हद तक पढ़ना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये तीनों पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। स्पेशल कुछ रिएक्शन पढ़ लो, आपको पूरा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की सूत्रा साफ हो जाएगा। n = 1 मतलब फास्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या करोगे, मोल पर लीटर 1 - 1 टाइम इनवर्स। बोल सकते हो, बोल तो सकते हो भाई साहब, बोलो कुछ हाँ या ना। मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n, n का जगह पे 1 रख दो, तो मोल पर लीटर टू द पावर 0, तो सिर्फ क्या आएगा, टाइम इनवर्स। सिर्फ क्या आएगा, टाइम इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स भी लगाओ, मिनट इनवर्स लगाओ, घंटा इनवर्स लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये क्या आएगा, टाइम इनवर्स। तो भाई साहब इधर से मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट आता है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होता है, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स। तो कहीं पर भी अगर आपको बोला जाए कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 3 × 10⁵ मिनट इनवर्स, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, आप बोलोगे हमें मैग्नीट्यूड से, वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट देखना है। यूनिट अगर टाइम इनवर्स, मिनट इनवर्स हो, सेकंड इनवर्स हो, घंटा इनवर्स हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर टाइम इनवर्स में के का यूनिट आएगा तो वो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, ये आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो छापो इन दोनों को। अगर छापना हो गया तो देखो n0 हो गया, n2 हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, अब बोलोगे सर 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 n = 2 पर आओ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, मोल पर लीटर 1 - 2 टाइम इनवर्स। तो क्या होगा, मोल पर लीटर टू दी पावर -1 टाइम इनवर्स। बहुत प्यार से पढ़ो बच्चों, बहुत प्यार से, इतना प्यार जो कि आप किसी को ना दो, वो प्यार इसको दो, क्योंकि प्यार वापस आएगा। समंदर का पानी है मेरे जान, जो भी दोगे दुगना ये वापस करेगा। तो मोल पर लीटर टू द पावर -1 टाइम टू द पावर -1, तो क्या होगा इधर, लीटर मोल टू द पावर -1 टाइम टू द पावर -1, ये होगा। अब बोलोगे जी बिल्कुल होगा, क्योंकि लीटर टू द पावर -1 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो लीटर आ जाएगा। तो लीटर मोल टू द पावर -1 टाइम टू द पावर -1, ये n = 2 के लिए है। ये तीसरा। चौथा करो, n = 3 कर लो, तो क्या होगा, मोल पर लीटर 1 - 3 टाइम इनवर्स। देखो होगा, आप बोलोगे जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, मोल पर लीटर 1 - 3 टाइम टू द पावर -1, तो क्या होगा, देखो मोल पर लीटर टू द पावर -2 टाइम टू द पावर -1, तो क्या होगा, लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2 टाइम टू द पावर -1। बहुत हुआ नखराबाजी, ये लिखो, क्योंकि लीटर टू द पावर -2 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो लीटर स्क्वायर आ जाएगा, लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2 टाइम टू द पावर -1, ये क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आएगा। हो गया, छापना हो गया, सू जू 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 मिटा दो। आप बोलोगे क्यों मिटा रहे हो सर, हमें तो छापना है। थोड़ा सा पीछे जाओ मेरे बच्चों, पीछे जाके पॉज करके छाप लो। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो वीडियो में ही हूँ, उसके बाद फिर से आ जाना, मेरा मुंह मेरा शक्ल देख लेना, कोई बात नहीं। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, कितने किए, 5, n = ½ के लिए कर लो, ये भी काम पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपका ज्ञान है छुपा रहेगा, कहीं पर नहीं जाएगा। बीबी तो नहीं है जो खो जाएगा, ज्ञान है आपके अंदर, समेट लो तो आपके साथ ही रहेगा। छी छी छी, क्या बोल रहे हो सर, हम पढ़ेंगे, हम बच्चे हैं, नहीं बोलते हम ये सब। देखो भाई साहब ये लिख सकते हो, आप बोलोगे जी लिख सकते हैं। n = क्या है, हाफ है, n = क्या है, हाफ है, मोल बाय लीटर टू द पावर 1 - n टू द पावर 1 - n, n की जगह पे हाफ लिख दो, तो क्या होगा, मोल पर लीटर टू द पावर हाफ टाइम इनवर्स। क्या होगा, मोल पर लीटर टू द पावर हाफ टाइम इनवर्स, ये होगा। जी सर यही होगा, कोई बात नहीं, लिख लो। इसके बाद छठे में n = -½ लगा लो एक बार, तो क्या होगा, मोल पर लीटर 1 - ½ टाइम इनवर्स। आप क्या हमें बुद्धू पाए हो सर, हमें सब कुछ पता है, हम ऐसे कर लेंगे। n = -½ होगा तो 1 - n की जगह पे क्या होगा,
विथ साइन वैल्यू लिखो माइनस हाफ, तो क्या होगा मोल पर लीटर, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस हाफ, तो 3/2 टाइम इनवर्स, ये होगा, ये होगा, लिखो 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 लिखो। और एक इधर ही कर लो, n इक्वल्स टू 3/2 मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस 3/2 टाइम इनवर्स, 1 माइनस 3/2 टाइम इनवर्स, तो क्या होगा मोल पर लीटर टू दी पावर माइनस हाफ टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर टू दी पावर माइनस हाफ टाइम इनवर्स। तो इधर से क्या आएगा लीटर बाई मोल टू दी पावर हाफ टाइम इनवर्स। जी 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 जी, ओ भाई साहब क्या कर दिया आपने जी, ये होगा, लिखो लिखो, ये सातों के साथ बहुत बहुत ध्यान से बहुत मन लगा कर करना, क्योंकि अब की बार छी 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 छी। आप बोलोगे सर क्या बोलने जा रहे थे, मैं बोलूंगा नहीं सर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मुंह से निकल गया, माफ कर दो मुझे। देखो एक क्वेश्चन आया था, कहां पर, किसी भी एग्जाम में, इफ k इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे, जो क्वेश्चन आया था एक बार देख ले, लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो बोलो 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 बोलो, what is the order of reaction, what is the order of reaction, क्या होगा क्या होगा बोलो, व्हाट लिखा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क, k equals to 3 into 10 to the power minus 2 liter square mole to the power minus 2 second to the power minus 1, what is the order of reaction, क्या होगा। आप बोलोगे सर हमें तो मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, मैं बोलूंगा जी भाई साहब मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n टाइम टू दी पावर माइनस 1, ये तो है कि का यूनिट, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n टाइम टू दी पावर माइनस 1, ये है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर हमें पता है मोल पर लीटर टू दी पावर माइनस 2 टाइम सेकेंड टू दी पावर माइनस 1, सेकेंड टू दी पावर माइनस 1, ये देखो यही तो है, मोल टू दी पावर माइनस 2, लीटर टू दी पावर माइनस 2 होगा, ऊपर जाएगा लीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आएगा लीटर टू दी पावर माइनस 2, ऊपर जाएगा लीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 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 क्या बोलोगे, टाइम टू दी पावर माइनस 1 को सेकंड टू दी पावर माइनस 1 पहले से ही कर लो, ये इसको काट दो, देखो देखो बेस वैल्यू सेम आ गया, मोल पर लीटर, तो पावर में क्या होगा 1 माइनस n इक्वल्स टू माइनस 2, तो n उधर जाएगा, क्या बोलेंगे हम 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, ये क्या है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है ये, हाँ बोलोगे सर ये नन्ना सा मुन्ना सा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है हमारा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, लिखो लिखो भाई साहब लिखो। अब उसकी बारी, जो हमने आप लोगों को बोला था, वादा किए थे हम, आपको बोलेंगे वादा रहा, उसके बाद क्या था, प्यार से प्यार का अब हम ना होंगे जुदा, छी 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 छी, हो गए जुदा आप किससे, पढ़ाई से, गाना बंद, प्यार करो नहीं पढ़ाई करो, सॉरी ही। देखो इसके बाद क्या होगा, आप बोलोगे सर आपने एक बात हमें बताया था, गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन, गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन, ये क्या है। आप बोलोगे सर ये बहुत फालतू टाइप का इक्वेशन है, भगाओ इसको, भाड़ में जाए गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन। नहीं भाई साहब, मैंने इतने जो सारे बात आप लोगों के सामने रखे थे उसमें एक बात ये भी बोले थे, ये रिएक्शन का कुछ तो काम है। 95% केस में ये दोनों भाई साहब फेल हो गए थे, 5% केस तो है, इनको कुछ तो क्रेडिट मिलेगा। 2 क्रेडिट कौन मना कर रहा है। जो मल्टी स्टेपिक रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मान लो पकड़ लो, क्या पकड़ने में हद है, 3a + 2b से c उत्पन्न हो रहे हैं, क्या 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 3a + 2b से c उत्पन्न हो रहे हैं, मान लो 3a + 2b से c उत्पन्न हो रहे हैं। ये रिएक्शन को नंबर 1 स्टेप 2a + b से हो रहा है p, नंबर 2 स्टेप bp + b से हो रहा है q,
नंबर 3 स्टेप Q प्लस A से हो रहा है C। बोल सकते हैं ये नेट रिएक्शन है, ये नेट या ओवरऑल रिएक्शन है, नेट या ओवरऑल रिएक्शन है। आप बोलोगे जी है। ये जो नेट और ओवरऑल रिएक्शन है इसको मल्टी स्टेप में हमने तोड़ के दिखाए हैं। देखो लिख सकते हैं 2A प्लस बी से P, P फर्स्ट स्टेप में P प्रोडक्ट, सेकेंड स्टेप में P रिएक्टेंट, P प्लस बी से Q, Q सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट, थर्ड स्टेप में रिएक्टेंट। तो इसको समाप्त कर दो। देखो इधर आया P, इधर भी आया P, काट दो। इधर आया Q, इधर आया Q, काट दो। तो क्या होगा 2A प्लस A 3A प्लस B 2B से उत्पन्न हो रहे हैं C। ये है नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन बोल सकते हो। ये अगर आपका मल्टी स्टेपिक रिएक्शन हो, मान लो आप बोलोगे सर ये क्या मानने के ऊपर होगा? मैं बोलूंगा जी ये मानने के ऊपर ही होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। मान लो कि ये आरडीएस है, क्यों? ये सब में से स्लो स्टेप है। ये जो तीनों स्टेप है मल्टी स्टेपिक रिएक्शन में, जो स्लो स्टेप होते हैं, मल्टी स्टेपिक रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होते हैं उसको आप आरडीएस बोलते हो। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? उसको आप आरडीएस बोलते हो। मान लो कि जो स्लो स्टेप होते हैं उसको, ये मानने की बात नहीं है, इसको मानो कि मल्टी स्टेपिक रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होते हैं वो आरडीएस होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। कि मान लो ये स्टेप आरडीएस है, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है ये तीनों स्टेप में सबसे पहली स्टेप में ज्यादा टाइम लग रहे हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ये फर्स्ट स्टेप में बहुत ज्यादा है, ज्यादा टाइम खा रहा है, तो वो स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोलेगा, कौन सी स्टेप में? कौन सी स्टेप में? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। कौन सी स्टेप में? मल्टी स्टेपिक रिएक्शन की जो स्लो स्टेप है जिसको आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हो, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन बताने के लिए बोलेगा तो वो रेट लॉ एक्सप्रेशन आप गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन से निकालो, कोई नहीं रोकेगा आपको। उसको आप गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन से निकालो तो क्या होगा? R इक्वल्स टू होगा K A की पावर 2 B की पावर 1। देखो बोल सकते हो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लगाओ, कुछ भी करो, ये होगा। देखो स्लो स्टेप कौन सी है? ये है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है? ये है। स्लो स्टेप कौन सी है? ये है। तो ये स्टेप में रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा, ये स्टेप में रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा, ये स्टेप में रिएक्टेंट कौन है? ए। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2। कहां पर जाएगा? पावर में। रिएक्टेंट कौन है? बी। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। कहां जाएगा? पावर में। तो देखो ये आएगा। ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सेटिस्फाई भी करता है। ये थ्योरेटिकल है और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सेटिस्फाई भी करता है। तो देखो मल्टी स्टेपिक रिएक्शन में जो स्लो स्टेप है, जो आरडीएस है, वो आरडीएस पे रेट लॉ एक्सप्रेशन निकलवाने के लिए बोलेगा, गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन लगाओ। ये है, ये स्लो स्टेप है। मान लिया हमने कि एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमें पता चला है ये ज्यादा टाइम ले रहा है, टाइम रिक्वायर्ड ये रिएक्शन के लिए, ये स्टेप के लिए ज्यादा है, तो इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाओ, गुल्डबर्ग वागे इक्वेशन लगाओ, ये आएगा। क्यू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाता है। तो इसमें गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं, यहाँ पर मल्टी स्टेपिक रिएक्शन में सेटिस्फाई होते हैं। और एक रिएक्शन है उसको भी लिख लो। आपको सपना है बड़ा बड़ा जो कि है आईआईटी, तो आपको बहुत बहुत डाटा मालूम होना चाहिए, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है। H2 प्लस Cl2 से H न्यू लगवाओ तो क्या होगा? 2HCl। ये है फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन मतलब जहां पर भी फोटोन पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं, जहां पर भी फोटोन पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं, आप बोलोगे सर इतना नहीं पता हमें, H न्यू जहां दिखेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन है। हाँ ये भी है। तो आप बोलोगे जहां पर भी फोटोन पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं रिएक्शन के लिए तो वो फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन है। आपको H न्यू जहां दिखेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन है। ये सब रिएक्शन में आप सिंपली क्या लगाओगे? R इक्वल्स टू K H2 की पावर 1 Cl2 की पावर 1। क्यों? इधर क्या लगता है? गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन, गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन। तो आपको एक तो चीज पता चला क्या?
नंबर 1 आपको पता चला जो मल्टीस्टेपिक रिएक्शन है, मल्टीस्टेपिक रिएक्शन में जो स्लो स्टेप है, वो स्लो स्टेप में जो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, स्लो स्टेप को आप आरडीएस बोलते हो, वो आरडीएस उधर आप गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन लगाओ, 100% सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आएगा। और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन जहां पर न्यू एच न्यू या फोटोन पार्टिकल से रिएक्शन होते हैं, वहां पर आप लगाओ गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन, यहां पर भी आप सेटिस्फाइड रिजल्ट पाओगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर आधारित गुल्डबर्ग एंड वागे इक्वेशन, ये दोनों केस में आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। हमने ये भी आप लोगों के सामने बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो ये हमने पढ़े हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से कुछ मैथ 3 या 4 मैथ हम करवा देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरी से ही आते हैं और बहुत 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 एक्सपेरिमेंटल डाटा लगा के वो करना पड़ता है। एक शॉर्ट ट्रिक होता है और एक लंबा ट्रिक होता है, दोनों ही हम सिखाएंगे। आज के लिए अलविदा और जय हिंद।